सो बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ किडनीस, जो कि क्या है शाबाश, रीनल फेलियर, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रीनल फेलियर का मतलब क्या है बेटा? सिंपली हम जैसे पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफ़ाइन कर देते हैं। रीनल फेलियर का मतलब है बेटा कंप्लीट लॉस और पार्शली लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ठीक है, व्हेन किडनीज क्या होगा बेटा? व्हेन किडनीज कंप्लीटली और पार्शली लॉस इट्स फंक्शन। किडनीज क्या हो बेटा? अपनी फंक्शनिंग कंप्लीटली या पार्शली क्या हो जाए, लॉस कर जाए, जिसको हम बेटा नॉर्मली अगर लेमैन की जो ज़बान में कहें तो ये क्या होगा शाबाश, गुर्दे फेल हो जाने को हम रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसमें बेटा बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर। समटाइम्स बेटा हम देखते हैं कुछ लोगों में जो गुर्दे फेल होते हैं वो एक लॉन्गर पीरियड से चलती हुई एक डिज़ीज़ की वजह से वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, या आपको ये नज़र आएगा कुछ लोगों में जो है वो सडन जो है वो किडनीज जो है वो अपना फंक्शन लॉस कर जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट रीनल फेलियर, जो कि सडन होता है। ठीक है बेटा, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर्स। फर्स्ट वन इज यू कैन से दैट किडनी फेलियर की बेटे टाइप्स। सो बेटा इसके अंदर दो टाइप्स हैं, आपने याद रखना है। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक रीनल फेलियर। जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है बेटा ये नॉर्मली सडन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ सडन लॉस इन द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। किडनीज अपना फंक्शन क्या होता है बेटा, सडनली लॉस कर जाता है। और क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनीज ड्यू टू सम क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो लंबे अरसे से एक बीमारी एक इंसान को है और वो चलती आ रही है, तो उसकी वजह से जो है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। और बेटा ये याद रखिएगा डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन काज है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, ये देखा गया है। अब बेटा हम इसको दोनों के कॉजेज़ को देखेंगे और फिर हम फर्दर मूव करेंगे। सो बेटा व्हाट आर द causes of acute renal failure? ठीक है बेटा, इसको हम देखेंगे what are the main causes of acute renal failure। तो अगर इसको देखें हम, सबसे पहला जो मेन acute renal failure में देखा गया है that is overdosing of any drug। किसी बंदे ने मेडिकेशन या मेडिसिन ली है तो उसकी जो डोज ली है उसने वो बहुत ज़्यादा ले ली है। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, किडनीज़ के ऊपर सीवियर इफेक्ट पड़े, बिकॉज हमें पता है किडनीज़ क्या करते हैं बेटा, फ़िल्टर करते हैं ब्लड को। अब ब्लड के अंदर ड्रग्स ज़्यादा हैं, अब उसको जब फ़िल्टर करेंगे तो उसके अंदर उसको नुकसान हो सकता है। सो बेटा ये पहला कॉज था जो हमने देखा। अब जो सेकंड कॉज हो सकता है वो है कोई इन्फेक्शन हो सकता है। एनी इन्फेक्शन से मुराद कि कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए एकदम से, उसकी वजह से भी रीनल फेलियर होता है। तीसरा बेटा इसमें समटाइम्स सडन इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर में सडन इंक्रीज़ आए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। और कौन सा रीनल फेलियर? एक्यूट, एकदम से। ठीक हो गया बेटा। और समटाइम्स रीनल फेलियर जो एक्यूट होता है बेटा ये टेम्परेरी होता है, अगर उसको प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाए तो उसमें भी पर्सन की जो किडनीज हैं वो सरवाइव कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर से मुराद क्या है बेटा, कि जो ऐसी किडनी फेलियर जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से हो, तो उसकी वजह से
उन कॉजेज़ को हम क्रॉनिक के लिहाज से देखेंगे। जैसे बेटा डायबिटीज़ मिलाइटिस, शुगर की बीमारी, जो कि आप जानते भी होंगे, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इंसुलिन सही से नहीं बनता और जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर क्या है बेटा, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। सेकेंडली जो आपको देखा गया जो मेन कॉज है जो क्रॉनिक के लिहाज से है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स जो है वो रहा हो, वो है हाई ब्लड प्रेशर। सो बेटा इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन इज़ अनदर क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज, और जो कि क्रॉनिकली हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर कई लोगों का ज़िंदगी भर ही रहता है उनके साथ, तो वो जो चलता आ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ को डैमेज करता रहता है और अल्टीमेटली किडनीज़ जो हैं वो अपना फंक्शन लॉस कर देती है, ठीक है बेटा। सो उसकी वजह से नॉर्मली होता क्या हाई ब्लड प्रेशर से कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस को बेटे हमने पढ़ा है, दैट इज़ एक्चुअली कैपिलरीज प्रेजेंट इन द पोमेन कैप्सूल, जो कि रीनल कॉर्पसल पार्ट है, उसके अंदर वो ग्लोमेरुलस मौजूद है। और वो कैपिलरीज ही हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ही हैं जो कि एक्चुअल किडनीज़ के लिए फंक्शन रोल प्ले करती हैं। और अगर वही कैपिलरीज डैमेज हो जाएं तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो किडनी का फर्स्ट स्टार्ट होता है फंक्शन, प्रेशर फिल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, अब बेटा वो नहीं होगा। जब वो ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली कोई भी फंक्शन जो है वो किडनी परफॉर्म ही नहीं कर सकती, क्योंकि फंक्शन किडनी का स्टार्ट ही वहाँ से होता है। तो ये बात आपने याद रखी, ठीक है बेटा। सो दीज आर द मेन कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर। अब इसमें जो भी बेटा जिस पर्सन को भी ये दोनों वजह से रीनल फेलियर होगा, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे, उनको हम देख लेते हैं बेटा। व्हाट आर द मेन सिम्टम्स विच एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस डिसऑर्डर। तो बेटा हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर। तो ये मोस्टली हमने बात की है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़ाहिरी शक्ल बीमारी की। तो जब किडनी फेलियर होता है तो उसमें फिर क्या होता है, सिंपल से बेटे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। एक तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी उस पेशेंट को, नोज़िया, क्या आना, ठीक है। तीसरा बेटा इसमें देखा गया है समटाइम्स you might see about high urea level in high urea concentration in blood। तो ब्लड के अंदर बेटा क्या होगा, यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। बिकॉज आपको पता ही है यूरिया हमारी मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो किडनीज रिमूव करते हैं। अब किडनी फेल हो गया तो जाहिर सी बात है बेटा, जब ब्लड टेस्ट लिया जाएगा उसमें बहुत क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, शाबाश, यूरिया मौजूद होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ बेटा जो है वो आपको ऐसे पर्सन के अंदर जो है वो एक कंडीशन नज़र आएगी, ठीक है, जिसको ओइडिमा बोला जाता है। पाँव में बहुत ज़्यादा पानी जो है जमा हो जाएगा, पाँव फूल जाएंगे, सूज जाएंगे, उसमें पानी एक्चुअली बहुत जमा हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड है बेटा उसको किडनीज ने ही रिमूव करना है। हम पढ़ चुके हैं कि उसी ने ही ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। तो अल्टीमेटली जब ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनका लेवल जब हाई होगा तो वो बेटा बॉडी में ही होगा, तो वो फिर पाँव में अक्सर देखा गया जमा हो जाता है। तो बेटा आप कह सकते हैं स्वेल्विंग ऑफ फीट्स, और इसके लिए हम ओइडिमा का एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर सम सिम्टम्स। इसके साथ साथ बेटा ब्लड इन द यूरिन, ब्लड इन यूरिन इन अनदर मेन you can say that symptom of renal failure. So these are the symptoms. So just remember these symptoms, causes and the definition of renal failure, and you might get help from
दीज नोट्स, और इनको बेटा अपने पास नोट कर लें ताकि आप जब पेपर में लिखें तो आपके लिए आसानी हो। हेडिंग्स बनी हुई होंगी तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है बेटा। सो रीनल फेलियर के बाद बेटा हम अब इसकी तरफ जाते हैं, व्हाट आर द मेन ट्रीटमेंट्स फॉर दिस रीनल फेलियर। तो बेटा रीनल फेलियर के लिए जो ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड हैं, देयर आर 2 बेसिक ट्रीटमेंट्स which are available. One is temporary treatment which includes dialysis, and another one is actually known as permanent treatment, and permanent treatment includes kidney transplant. So beta treatments for renal failure हम देखने जा रहे हैं, treatment for renal failure. So बेटा इसके अंदर 2 बेसिक ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर के। इसके अंदर टेम्परेरी ट्रीटमेंट है एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्परेरी ट्रीटमेंट के अंदर बेटे आ जाता है डायलिसिस, जो कि एक सिंपल आर्टिफिशियल वे है टू क्लीन द ब्लड, एंड परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर बेटा आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। सो दीज आर द 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, ठीक है बेटे। इसमें टेम्परेरी ट्रीटमेंट है एंड परमानेंट ट्रीटमेंट है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट के अंदर डायलिसिस है, परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट है। अब बेटा डायलिसिस के लिए फर्दर 2 टेक्निक्स हैं विच आर एक्चुअली, डायलिसिस के लिए बेटा 2 तरह के डायलिसिस हैं विच आर रिकमेंडेड, हीमोडायलिसिस एंड अनदर वन इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। और बेटा किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर सिंपली वी एक्चुअली टेक्स किडनी फ्रॉम अ डोनर, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस और बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस आर द 2 टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, दीज आर नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट्स। वजह क्या है? वजह ये है बेटा, कुछ अरसे के लिए अगर किसी बंदे का रीनल फेलियर हो गया कम्प्लीटली तो उसको आप डायलिसिस पर वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन वो कभी भी पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पर नहीं चल सकता। आपको सम हाउ एट द एंड उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तब जाकर वो पेशेंट जो है वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है बेटा। सो अदर जो हम बात करेंगे अब, दैट इज़ फ्रॉम डायलिसिस एंड व्हाट आर द डायलिसिस टेक्निक्स। इसमें हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस को डिस्कस करेंगे। देन फिर बेटे हम किडनी ट्रांसप्लांट की जो है वो प्रिंसिपल को देखेंगे कि कैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो कि एक पेपर में भी पूछी जाती हैं और वो जो पेशेंट है उसके लिए भी क्या ज़रूरी बात। सो बेटा लेट्स स्टार्ट डायलिसिस टेक्निक्स। सो डायलिसिस टेक्निक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है बेटा इट इज़ आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ये क्या है शाबाश? ये एक आर्टिफिशियल वे है जिसके थ्रू हम ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब देखें ना, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि किडनी फेल हो गए हैं। अब बेटा किडनी फेल हो गए हैं तो ना ही एक्सक्रीशन हो रही है ना ही ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, मतलब ना बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव हो रहा है, ना बॉडी से जो है वो शाबाश वाटर और सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स रिमूव हो रहे हैं। तो उसके लिए बेटा फिर हीमोडायलिसिस एक इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल वे है और ये पेरिटोनियल डायलिसिस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको बेटा हम देखेंगे। सबसे पहले हम हीमोडायलिसिस जो एक आर्टिफिशियल किडनी का रोल प्ले करती है इसकी बेटे कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। उसी के दौरान ही हम डिस्कस करें। सबसे पहले देखें जो पेशेंट है उसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं बाय यूजिंग हिज और हर आर्म। तो ये लेट्स सपोज कि पेशेंट की आर्म है बेटा, पेशेंट की आर्म है और ये उसके शाबाश हैंड का पोर्शन है, ठीक है। ये बेटा लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसकी आर्म है और इसके अंदर डेफिनेटली ब्लड सप्लाई होगी। यहाँ पर क्या है शाबाश, ब्लड सप्लाई है। दिस इज़ आई एम शोइंग artery with red color and vein with blue color. This is an artery and this is a vein.
सो ये एक आर्टरी और वेन है। अब बेटा इन दोनों का रोल है हीमोडायलिसिस के अंदर, इसीलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन किया। अगर हम हीमोडायलिसिस का जो ऑपरेटस है, जिसकी वजह से इसको हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उस ऑपरेटस का नाम है बेटा डायलाइज़र। डायलाइज़र एक टैंक की तरह होता है, जिसको बेटा मैं यहाँ पे बनाऊँगा। डायलाइज़र क्या है शाबाश? एक टैंक नुमा एक ऑपरेटस है, बेटा आप देख सकते हैं इसमें एक टैंक है, एक टैंक नुमा है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं शाबाश? ब्लड को इस टैंक में से गुजारते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। अब बेटा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सिंपल सी सर्जरी होती है, जिसके अंदर जो पेशेंट ब्लड है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। जैसे बेटा आपने नॉर्मली देखा होगा कि नोला लगाया जाता है, ऐसे एक सिरिंज होती है जिसको पेशेंट की आर्टरी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उस सिरिंज के पीछे एक ट्यूब होती है, और वो ट्यूब जो है वो ब्लड को लेके आती है इस टैंक तक। ठीक है बेटा, जिसको हम डायलाइज़र टैंक कहते हैं। बेटा वही मैं ट्यूब बना रहा हूँ जो कि क्या लेके आएगी शाबाश? ब्लड को लेके आएगी इनटू द टैंक। लेट्स सपोज दिस इज़ अ ट्यूब विच इज़ कैरिंग ब्लड टू द डायलाइज़र टैंक। अब बेटा डायलाइज़र टैंक के अंदर ये ट्यूब एंटर होती है, फिर इसको बेटा यूँ कुछ इसकी सेटलमेंट होती है, जस्ट लाइक दिस, इन दिस वे। सो बेटा ये कुछ इस तरह का ऑपरेटस होता है, ट्यूब्स ऐसे मूव करती हैं थ्रू द टैंक। तो इसको बेटा हम साथ साथ लेबल भी करते जाते हैं। वी कैन गिव दिस ट्यूब अ नेम, ट्यूब्स, सिंपली। अब बेटा जो इस ट्यूब के अंदर डेफिनेटली जो ट्यूब होती है ना, ये एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। और इस ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं दैट आर पोरस, ये मैंने पोरस शो कर दिया है, ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल के अंदर, क्योंकि ये जो पोरस है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ख़ासकर जो ट्यूब की, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू फिल्टर आउट द ब्लड, ठीक है। सो बेटा ये डायलाइज़र टैंक हो गया, दिस इज़ डायलाइज़र टैंक। इसके साथ यहाँ पर हम जो है वो फ्लूइड यूज़ करते हैं। सो बेटा ये आपने समझना है। तो आप बेटा ये समझ लें, ये दो क्या हैं? बॉटल्स नुमा हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब इन दो बॉटल्स में क्या होता है? एक्चुअली फ्लूइड होता है, जिसकी हेल्प से हम बेटा क्या करेंगे? ब्लड को क्लीन करेंगे। दिस फ्लूइड इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस बॉटल इज़ एक्चुअली फ्रेश फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, ये बात याद रखनी है। एंड दिस बॉटल कंसिस्ट ऑफ यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है बेटा। सो यहाँ से बेटा क्या किया जाता है? ये फ्लूइड क्या किया जाता है? डायलाइज़र टैंक के अंदर एंटर करवाया जाता है। सो दिस डायलाइज़र टैंक इज़ फिल्ड विथ डायलिसिस फ्लूइड, सो रिमेंबर दैट थिंग। सो बेटा यहाँ पे हमने देख लिया, ये एक दो टैंक हैं जिसमें एक फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, इसमें यूज्ड है। अब देखिए यहाँ से जो रूट दिया जा रहा है ब्लड को, ब्लड बेटा मूव करेगा, डायलाइज़र टैंक में आएगा। अब जो ही बेटा यहाँ पे पहुँचा है, जिस ट्यूब लेके आ रही है, इसको हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो ट्यूब होती है बेटा, ये सेमी परमिएबल होती है। ये क्या होती है शाबाश? ये स्पेशलाइज्ड किससे बनी होती है? स्पेशलाइज्ड मटेरियल से बनी होती है, जिसकी वजह से ये सेमी परमिएबल है। और इसमें क्या होगा? ये फ्रेश का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? फ्रेश का मतलब है कि बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म का नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, उसमें किसी किस्म का वाटर है, लेकिन उसकी कंपोजिशन नॉर्मल है। तो जो प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है वही यूज़ की गई है, लेकिन इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम हो, ठीक है। इस डायलिसिस फ्लूइड को ऐसे बनाया जाता है। अब देखिए मेम्ब्रेन क्या है बेटा? सेमी परमिएबल। यहाँ पे आपकी अटेंशन चाहिए, यहाँ से बात समझ आएगी तो ये टॉपिक आपको समझ आ जाए, ये बात समझनी है। देखिए यहाँ पे बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या? बाहर फ्लूइड क्या है? फ्रेश है, जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली बेटा फ्लूइड के अंदर क्या एंटर होगा शाबाश? जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ब्लड से रिमूव होकर कहाँ पे आ जाएगा? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा।
डाइलाइसेट भी इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं। डाइलाइसेट के अंदर आ जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड क्या हो गया बेटा, क्लीन हो गया। क्या हो गया शाबाश, क्लीन हो गया। अब इस क्लीन ब्लड को यहाँ से वापस कहाँ भेज दिया जाता है, इनटू द पेशेंट बॉडी। यहाँ से वापस कहाँ पे रूट दे दिया जाता है इसको, पेशेंट बॉडी के अंदर। और अल्टीमेटली जो क्लीन ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और बेटा ये सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो एंटर हो गया इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। और जो यूज्ड बेटा जो यूज्ड होता है फ्लूइड उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये यहाँ से ट्यूब आ रही होती है, मैंने इसको नीचे से लगा दिया जस्ट आपकी समझने के लिए कि ये ट्यूब जो है वो क्या करेगी, यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड को कलेक्ट करेगी, जिसके अंदर बेटा ये देखें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी कलेक्ट हो चुके हैं और हम फ्रेश फ्लूइड ऐड करते रहते हैं। ब्लड मूव करता रहता है, क्लीन होता रहता है, वापस आता रहता है। अल्टीमेटली जो है वो ब्लड के अंदर से यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और ब्लड क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं ना। सो दिस इज़ actually artificial kidney which is used to remove nitrogenous waste and other extra water from the blood of the patient। ठीक हो गया बेटा, जिनका रीनल फेलियर हो चुका है। अब बेटा इसके अलावा एक और टेक्निक है, ये काफ़ी महंगा एपरेटस है और आजकल तो जो नई एडवांस टेक्निक्स हैं वो तो और ज़्यादा कॉस्टली हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो बेटा इसकी कॉस्ट है जो रियल टाइम होती है, मतलब पेशेंट बेड पे ही होता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जैसा जिसका लिवर किडनी फेल हो चुके हैं और वो कोमा में है या वेंटिलेटर पे शिफ्टेड है, तो फिर बेटा उसको उधर वेंटिलेटर पे ही उधर जाके उसकी हीमोडायलिसिस परफॉर्म की जाती है। तो वो एक मोबाइल हीमोडायलिसिस होती है, मतलब उसके साथ टायर होते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं और वो आजकल इतनी कॉस्टली है। इट इज़ अबाउट 10 to 15 लाख उसका ख़र्चा आ जाता है अगर 1-2 महीने तक आपको अगर हीमोडायलिसिस करवाना पड़ जाए तो, ठीक है। आगे बेटा जो है वो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है टेम्परेरी ट्रीटमेंट की, जो कि घर में भी परफॉर्म की जा सकती है, दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। बेटा उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसी में फिर हम उसका मैकेनिज़्म भी समझ लेंगे, ठीक है। सो जो बेटा इसमें अनदर टेक्निक है दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी बेटा डायलिसिस की एक टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर जैसे इसका नाम शो हो रहा है बेटा, हम बॉडी की वॉल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली पेरिटोनियम। क्या कहते हैं उसको हम, पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम वॉल को यूज़ किया जाता है। अब बेटा पेरिटोनियम वॉल क्या होती है, सबसे पहले हम एक पेशेंट की बॉडी को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक पेशेंट की बॉडी है बेटा, इसमें ये इसकी एब्डोमिनल पोर्शन है, ये क्या है शाबाश इसका एब्डोमिनल पोर्शन है, ये कंसीडर करें बेटा। लेट्स सपोज दिस वन इज़ द एक्चुअली बैकबोन ऑफ द पेशेंट, जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये क्या है शाबाश, ये पेशेंट की क्या है, बैकबोन है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने समझना है व्हाट इज़ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या चीज़ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये देखें, एक्चुअली ऊपर यहाँ पे हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, ये लंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लंग्स हैं, इनके नीचे यहाँ पर शाबाश हमने देखा था डायफ्राम होता है और उसी डायफ्राम की वजह से एक नीचे कैविटी जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। नीचे एक कैविटी है जिसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। अब बेटा ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी ये जो वॉल है, दिस वॉल इज़ नोन एज एक्चुअली पेरिटोनियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। बेटा हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर क्या होता है शाबाश, ये पेशेंट की बैक समझ लें, एक्चुअली डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, डॉर्सल पार्ट बैक ऑफ द पेशेंट। और ये बेटा पेरिटोनियम वॉल है और इसकी बैक साइड पे ये क्या है शाबाश, एब्डोमिनल कैविटी है।
इस इधर सारी लोअर गट मौजूद है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसी पेट के हिस्से में होते हैं, ठीक है। ये वॉल को हम दे रहे हैं पेरिटोनियम वॉल। अब बेटा इसी वॉल को एज आ किडनी यूज़ किया जाएगा। इसी वॉल की हेल्प से जो है वो क्या किया जाएगा, ब्लड को क्लीन किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो पेरिटोनियम कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड को फिल कर देते हैं। जैसे डायलिसिस फ्लूइड हमने इस टैंक में फिल किया था ना, तो फिर क्या हुआ था, जो मेम्ब्रेन से ब्लड मूव कर रहा था उस मेम्ब्रेन से ब्लड को अट्रैक्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो भी उसकी जो वेस्ट थे उनको रिमूव किया गया था। यहाँ पे वही जो मेम्ब्रेन का काम करेगी वो पेरिटोनियम वॉल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो वॉल है ना हमारी एब्डोमेन की, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल वॉल। अब बेटा क्या है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हमने पैकेट में होता है, या आप कह रहे कि एक सिंपल सी ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या है, शाबाश, डायलिसिस फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या करते हैं बेटा, पेशेंट की बॉडी में एंटर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में एंटर करा देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फ्लूइड को वापस रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैथीटर क्या होता है, अटैच हुआ होता है, क्या हुआ होता है शायद, कैथीटर। ये नॉर्मली एक कंट्रोल का काम करेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करना है। तो ब्लड को हम कैसे क्लीन करते हैं, नॉर्मली यहाँ से हम फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, इस कैविटी के अंदर आ जाता है बेटा, कैविटी को हम फिल कर देते हैं फ्लूइड के साथ। अब बेटा फ्लूइड के अंदर कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल वही है जो यहाँ पे डिस्कस किया था कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट कैसे रिमूव होगा, वही प्रोसेस है इधर। यहाँ से क्या होगा, सिंपली जो ये पेरिटोनियम वॉल है इसके अंदर होगी ब्लड कैपिलरीज। हम इनको ना यहाँ से ब्लड, यहाँ से एक डाइसेक्शन ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से क्या ले लेते हैं बेटा, एक डाइसेक्शन ले लेते हैं, डाइसेक्शन ले लेते हैं। लेट्स सपोज बेटा, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर पेरिटोनियम वॉल, जहाँ पे ये क्या मौजूद है, ब्लड वेसल, और इसके अंदर बेटा क्या मूव कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है। इस वॉल से मैंने एक डाइसेक्शन ली है, उधर एक छोटी सा पीस लिया हमने, तो उसमें क्या है, शाबाश, ये क्या है, ब्लड है, दिस इज़ एक्चुअली ब्लड जो इसके अंदर मूव कर रहा है। और इसके बाहर क्या चीज़ है, शाबाश, इसके बाहर क्या है, फ्लूइड है, डेफिनेटली। इधर क्या है इसके, फिर पेरिटोनियम वॉल है, अगेन इधर क्या है, पेरिटोनियम वॉल है। अब बेटा क्या होगा, ये कैपिलरीज आपको पता है थिन होती हैं और परमिएबल होती हैं, थिन होती हैं और परमिएबल होती हैं। अब बेटा ये फ्लूइड के अंदर, ये फ्लूइड है, इसके अंदर सिंपली यहाँ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिफ्यूज़ करके इस फ्लूइड में आ जाएगा। वही प्रिंसिपल हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है बेटा, पेरिटोनियम वॉल के अंदर जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से जो वेस्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, पेरिटोनियम के अंदर, कैविटी के अंदर, खास एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड मौजूद जिसको हम कह रहे हैं, शाबाश, डायलिसिस फ्लूइड। अब बेटा क्या होगा, जब हमारा वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में आ गया है, अब डायलिसिस फ्लूइड को हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। टाइम टू टाइम हम क्या करते रहते हैं, फ्लूइड को रिमूव करते रहते हैं। तो कैथेटर को ओपन करेंगे, या इसका स्क्रू है इसको ओपन करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पर ड्रेन बैग के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ये हमने एक ड्रेन बैग लगाया हुआ है जिसमें जो है यूज्ड क्या होगा, यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शाबाश, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। तो फ्रेश डाल रहे हैं, उसमें जो डायलिसिस फ्लूइड है वो अट्रैक्ट कर रहा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कि वो उसमें मूव कर जाए, और जो ही मूव करेगा हम डायलिसिस फ्लूइड को रिमूव कर लेंगे, फिर फ्रेश ऐड कर देंगे, फ्रेश में फिर और न्यूट्रिएंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट मूव करेंगे, और अल्टीमेटली फिर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं किसको, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ठीक हो गया बेटा। तो ये सिंपल प्रोसीजर हैं, दोनों क्या हैं, शाबाश, आर्टिफिशियल वे हैं। देखिए आर्टिफिशियली हम रिमूव कर रहे हैं,
और ये डेफिनेटली अगर आपने ये कैथेटर इंसर्ट करवाना है तो पहले आपको माइनर सर्जरी करानी पड़ेगी, पेशेंट को लेके जाना पड़ेगा, जो डॉक्टर यहाँ से होल करेगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और ट्यूब्स इंसर्ट करेगा, फिर आप उसको बेशक घर पे आके ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये लेस इफेक्टिव है पेरिटोनियल, इसको डिफरेंसेस आ सकते हैं ना। ये बेटा क्या है, मोर इफेक्टिव। डिफरेंस क्या होगा इसका, इसके अंदर डायलाइजर टैंक यूज़ किया जाता है, इसके अंदर हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, पेरिटोनियम वॉल को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस आ गया ना, पहला डिफरेंस। इन हीमोडायलिसिस वी यूज़ डायलाइजर टैंक, डायलाइजर apparatus, and in this technique we use peritoneum wall as a membrane. इसके अंदर बेटा जो डायलिसिस है परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन विच ब्लड इज एक्चुअली रूटेड थ्रू द डायलाइजर टैंक, और इसके अंदर क्या होगा, जो डायलिसिस है वो विद इन द बॉडी जो है वो क्या की जाती है बेटा, वो परफॉर्म की जाती है डायलिसिस। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो टेक्निक है दिस इज़ मोर इफेक्टिव, दिस इज़ लेस इफेक्टिव। इसको बेटा कम परफॉर्म करवाना पड़ता है, मतलब पेशेंट को महीने बाद एक दफ़ा हीमोडायलिसिस करवाना होता है, लेकिन अगर पेरिटोनियल डायलिसिस है तो ये हफ्ते में 3-4 दफ़ा करवाना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला है कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस को बेटा हम इसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो डायलिसिस है ना बेटा ये एक वक्त तक हो सकता है, क्योंकि ये लेस इफेक्टिव है। अब लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम आपने डायलिसिस करवाया 1 महीने बाद, 1 महीने पहले करवाया था, अगली दफ़ा हो सकता है 25वें दिन के बाद जाना पड़ जाए, बिकॉज जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बढ़ चुका होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो उसके लिए मज़ीद कम दिन के बाद जाना, 20 दिनों बाद जाना पड़ेगा, तो इस तरह टाइम कम होता है, फिर हो सकता है हफ्ते में 3 दफ़ा जाना पड़ जाए। तो फिर वो उसके बाद एक ही हल बचता है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट एक वाहिद हल है जो कि परफॉर्म करवाना पड़ेगा, किडनी नई ढूंढनी पड़ेगी, और अब हम वही देखेंगे कि एक किडनी को कैसे जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, और उसको उस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या बेटा उसका प्रिंसिपल है, उसको हम डिस्कस करें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। तो बेटा किडनी ट्रांसप्लांट को हम देखेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड दीज 2 टेक्निक्स विच आर वेरी वेरी सिंपल एंड कॉमन टेक्निक्स विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट रीनल फेलियर। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इधर डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट को। ये हम क्या कहते हैं बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। क्या है शाबाश, एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आपको क्या चाहिए, किडनी चाहिए, डोनर चाहिए जिससे आपने किडनी लेनी है और पेशेंट को लगानी है। तो इसके लिए सिंपली वी रिमूव किडनी फ्रॉम डोनर एंड प्लेस इनटू द पेशेंट बॉडी। ठीक हो गया बेटा। सिंपली हम डोनर जब हमें मिल जाता है तो फिर हम उसको पेशेंट की बॉडी में सर्जिकली उसको इंसर्ट कर देते हैं उस किडनी को। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो समझना है हमने वो ये समझना है कि कैसे, किन प्रिंसिपल्स पे हम किडनी के लिए डोनर को सिलेक्ट करते हैं कि इस बंदे से हमने किडनी लेनी है और पेशेंट को लगानी। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ क्वाइट अ कम्प्लेक्स बॉडी। तो इसकी जो हर इंसान की जो जेनेटिक्स है बेटा, जेनेटिक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। और हर पर्सन की जो जेनेटिक्स है, हर बॉडी की जो नीड है, दैट इज़ डिफरेंट। एवरी बॉडी हैज़ सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हर सेल्स के अंदर जो वेरिएबल है, मुख्तलिफ वेरिएबिलिटी है, वेरिएबल्स मौजूद हैं, वो एंटीजेंस की फॉर्म में हैं, ब्लड ग्रुप की टाइप की फॉर्म में हैं। तो पहले आपको वो क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, कंपैटिबिलिटी चेक करना है। 2 तरह की कंपैटिबिलिटीज़ चेक करनी है किसी भी पर्सन से जिससे आपने क्या लेनी है, किडनीज लेनी है, उसकी और पेशेंट की आपस में कंपैटिबिलिटी चेक करनी। सो बेटा
कंपैटिबिलिटी चेक्स जो होते हैं, ये एक टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट हम करते हैं सिंपली। डॉक्टर क्या करवाता है बेटा, टेस्ट करवाता है। जिस बंदे को आपने राज़ी कर लिया है कि उसने किडनी देनी है, उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है बेटा ABO ब्लड ग्रुप टेस्ट। इसमें बेटा सेकंड जो होता है कंपैटिबिलिटी आपने चेक करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ HLA, इनको हम कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। So these are the 2 major, you can say that 2 major principles or tests we need to perform before donation of kidney to the patient. उसके लिए सबसे पहले है ABO ब्लड ग्रुप टेस्ट। आपने 9th में इसको पढ़ा है, इनहेरिटेंस में हम दोबारा पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ये हम डिसाइड करते हैं पेशेंट या कोई भी पर्सन है उसके ब्लड सेल्स के ऊपर किस तरह के एंटीजेंस हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत बेटा आपने सुना होगा कई लोगों का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है, फिर किसी का ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है, सो AB पॉजिटिव भी होता है, AB नेगेटिव भी होता है। तो ये कंपैटिबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है आपने कि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप और जो डोनर है जिससे किडनी ले रहे हैं वो उनका आपस में ब्लड ग्रुप क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब बेटा याद रखिएगा ब्लड ग्रुप मोस्टली जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, और उनमें जो ये दूसरा जो टेस्ट हम HLA टेस्ट होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस का टेस्ट होता है, जो सेल टाइप्स की बेस पे हम करते हैं कि जो सेल की जो टाइप्स है ना, ल्यूकोसाइट्स मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स के लिए एंटीजेंस हैं, क्या उस पर्सन की बॉडी के एंटीजेंस और जो पेशेंट है उसकी बॉडी के एंटीजेंस सेम हैं? अगर सेम है तो फिर आप किडनी डोनेट करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते। अगर आपने गलत किडनी, मतलब ये दोनों टेस्ट कंपैटिबल नहीं है और गलती से आपने लगा दी है, तो फिर बेटा गुर्दा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिहाज से एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी पेशेंट की बॉडी के लिहाज से, वो मैच नहीं करती होंगी। किडनी तो आपने लगा दी, अब किडनी को वो उसकी बॉडी क्या लेगी, फॉरेन एजेंट लेगी, वो फॉरेन पार्टिकल उसको लेगी और उसको क्या कर देगी, उसके वाइट ब्लड सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए सबसे पहले ये 2 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों है, जो बाद में बता चुका हूँ कि अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा बेटा, हम ये करेंगे। अच्छा जी, अब बेटा सिंपल सर्जरी होती है, जब कंपैटिबिलिटी हो जाती है तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर सिंपली यू हैव टू परफॉर्म अ सिंपल सर्जरी। इसके अंदर क्या होगी, सिंपल सर्जरी होगी। इसके अंदर नॉर्मली वी एक्चुअली रिमूव्ड older kidney, we removed older kidney and replaced it with new one। ठीक है बेटा, अब जब आपने नई किडनी जो इन लगाई, साथ ही वो वर्किंग स्टार्ट कर देती है, ब्लड को क्लीन करना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली बेटा पेशेंट जो है वो क्या कर जाता है, शाबाश, रिकवर कर जाता है। अब उसका रीनल फेलियर ख़त्म हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे मसले हैं। किडनी ठीक है लग गई, लेकिन उसके साथ फिर पेशेंट को बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर भी चांस होता है कि जो उनका इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो क्या करे बेटा, वो किडनी को रिजेक्ट कर दे। तो उसके लिए फिर साथ कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग है एंटीबायोटिक का, वो दी जाती है, प्लस इसके साथ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, सो दैट कि जो किडनी रिजेक्शन है वो ना हो। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद फिर सर्जरी, सिंपल सर्जरी होती है, उसमें जो है ओल्डर किडनी को हम रिमूव करके नई किडनी लगा देते हैं। सम टाइम ऐसे होता है, लाजमी नहीं है कि हम ओल्डर किडनी को रिमूव करें, सम टाइम्स हम उसको अपनी जगह पे रहने देते हैं, और सम टाइम्स हम क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी है, लार्जर फीमोरल आर्टरी जो लेग्स में जाती है बाद में, वो आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, लास्ट टॉपिक खोलिएगा, उसमें बेटा है, उसको हम उसके साथ लगा देते हैं। किडनी को किसके साथ अटैच कर देते हैं, उस लार्ज
आर्टरी के साथ अटैच कर देते हैं, फीमोरल आर्टरी, और वो फिर उसको डेफिनेटली फीमोरल आर्टरी या वेन वो उसको फिर ब्लड को क्या स्टार्ट कर देगी, क्लीनिंग स्टार्ट कर देगी। सो बेटा दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो ये बेटा सेकंड चैप्टर कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन को, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई बेटा इसमें इशू हो तो आप क्वेश्चनिंग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सेकेंडली आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक भी कह दें तो मैं वो पढ़ा दूँगा। थर्डली बेटा जो है वो एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चनिंग हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नॉर्मली मैं एक्सरसाइज बच्चों को ख़ुद कहता हूँ कि वो सॉल्व करें। चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उससे आपका एक थिंकिंग जनरेट हो गई है, उसको आप यूज़ करें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। लेकिन इन केस अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कोई MCQ समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा ये ज़रूर इनको 1 बाय 1 जो है वो समझें। जैसे मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, इस डायग्राम को बेटा वो वैसे जैसे एक्सप्लेनेशन की थी उसके मुताबिक आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, डायग्राम बनानी है, जो जो बातें बताई हैं वो उसके साथ साथ लिखनी है। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में। सो बेटा होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर करके देखें, इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और अगर कोई ऐसी बात जो मैंने की हो, टर्मिनोलॉजी हो और जो आपको समझ ना आई हो, वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिहाज से भी, कॉन्सेप्चुअली भी। उसको इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफ़िज़।